डियर स्टूडेंट्स, कल हमने विद्युत धारा में कुछ छोटी छोटी चीजें पढ़ी थी। हमने बहुत छोटी चीजों का अध्ययन किया। नंबर एक, विद्युत धारा क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट। नंबर दो, धारा घनत्व क्या होता है, करंट डेंसिटी। फिर सेल, बैटरी, सेल के लिए सेल का विद्युत वाहक बल ईएमएफ, सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर, इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और धातुओं में विद्युत के चालन के लिए हमने और कुछ चीजें पढ़ी थी। क्या? मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पढ़ा था। और अनियमित वेग, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनियमित वेग, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिसको हम कह रहे थे, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का रिलैक्सेशन टाइम, और मुक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए माध्य मुक्त पथ। यदि हम द्रवों और गैसों में विद्युत का चालन पढ़ेंगे तब गैसों और द्रवों में क्या होगा, आयनाइजेशन करेंगे। उसका आयनाइजेशन करेंगे तो द्रवों और गैसों में धन और ऋण आयन बन जाएंगे। वहां पर विद्युत धारा के प्रवाह के लिए, मतलब आवेश प्रवाह के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। अब हम पहली चीज हमने कल इसमें पढ़ी थी, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, और दूसरा करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू I अपॉन ए, सेल का ईएमएफ W अपॉन क्यू, होल सर्किट में यूनिट चार्ज को फ्लो करने के लिए वर्क डन जो था, और टर्मिनल पोटेंशियल था सेल के एक सिरे से दूसरे सिरे तक एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य। ये फार्मूले के रूप में चार चीजें पढ़ी थी। आज हम आगे बढ़ते हैं। आज हमको पढ़ना है विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, मीन्स रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही छोटी चीज है परंतु इंपॉर्टेंट चीज है। देखिएगा, सपोज एक वायर ले लेते हैं, कंडक्टर ले लेते हैं, एक छाड़ लेते हैं। इस छड़ की, इस तार की लंबाई ले लिया हमने L। कितनी लंबाई ले ली? L। और इस छड़ में अभी तक क्या स्थिति है भाई? जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इरेग्युलरली इसमें मूव कर रहे हैं और आपस में टकरा रहे हैं। टकराने के बाद जिगजैग मोशन इनका हो रहा है। ये हमने कल स्टडी कर लिया। अब जब हम इस चालक के सिरों के बीच क्या लगा देंगे? विभवांतर भी लगा दिया, मतलब एक सेल जोड़ दी। इस चालक के सिरों के बीच हमने क्या जोड़ दी? एक सेल जोड़ दी, जिसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है बी, ईएमएफ है ई, इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर। इसका मतलब इस चालक के सिरों के बीच विभवांतर लगाने का अर्थ हो गया कि यहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। हमने कहा था कि जब भी किसी चालक को विद्युत क्षेत्र में या चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं, इसका मतलब ये चालक अब किस में स्टेब्लिश हो गया? इलेक्ट्रिक, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया है। तो इसमें जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अब एक मिनिमम वेलोसिटी से एक सिरे से दूसरे सिरे की वो ट्रेवल करना शुरू कर देंगे। इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सपोज ये सिरा ए है, ये बी है, इस चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या मान लिया हमने? ए, कैपिटल ए। तो क्या होगा भाई? ये सेल है, सेल के धन सिरे से करंट निकलती है और ऋण सिरे की ओर
प्रवेश करती है। ये एक डायरेक्शन ऑफ करंट है। अब हमने पढ़ा था कि जो धारा की दिशा होती है मुक्त इलेक्ट्रॉन के चलने के विपरीत होती है। इसका मतलब इस चालक के बी सिरे से मुक्त इलेक्ट्रॉन किधर को ट्रेवल कर रहे होंगे? एक मिनिमम वेलोसिटी के साथ बी सिरे से ए सिरे की ओर ट्रेवल कर रहे होंगे। अब इन इलेक्ट्रॉन्स ने क्या गेन कर लिया? एक मिनिमम वेलोसिटी गेन कर ली, जिसको हम क्या कहते हैं? अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दो लाइन लिख लेते हैं। आइए, माना छड़ की लंबाई L, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट मीन्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहलाता है। अनुप्रस्थ काट, प्रस्थ काट का क्षेत्रफल A तथा इसके एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जिसको हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कह रहे थे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n मीन्स स्मॉल n है। हमने एक तार ले लिया, एक छड़ ले ली, छड़ की लंबाई कितनी ले ली? L, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना ले लिया? A, और उसके यूनिट वॉल्यूम, एकांक आयतन में, यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने? n, इतना एज्यूम कर लिया। अब हमको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन निकालना है। ठीक हो गया। अच्छा, तो हम चालक का क्या निकाल देते हैं? चालक मतलब छड़ का आयतन, वॉल्यूम कितना हो गया भाई? आयतन, एरिया इंटू लेंथ, ए इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ। अब एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? n, तो इतने आयतन में कितने हो जाएंगे? इंटू L। चालक में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यूनिट वॉल्यूम में स्मॉल है ना, तो इतने वॉल्यूम में n इंटू ए इंटू L आ जाना चाहिए समझ में। अब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? E, तो इस चालक में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? इतने। चालक में प्रवाहित आवेश, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, कहां को चल रहे हैं इलेक्ट्रॉन? ये बी सिरे से ये सिरे की ओर। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे हैं, तो चार्ज फ्लो हो रहा है, मतलब प्रवाहित आवेश। द चार्ज फ्लो इन द कंडक्टर Q इज इक्वल टू, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश E, तो इतने इलेक्ट्रॉनों का E इंटू N इंटू A इंटू L। ये फ्लो ऑफ चार्ज हो गया नंबर 1। इलेक्ट्रॉनों को चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, मतलब L लंबाई, चालक की लंबाई कितनी है? L लंबाई तक पहुंचने में लगा समय।
प्रत्येक इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है, देखिए समझ लीजिए, इस सिरे से इस सिरे तक पहुंचना है इलेक्ट्रॉनों को, तो यहां से यहां तक पहुंचने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, एल, और किस स्पीड से चलना है, वीडी। तो टाइम कितना लगेगा, यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम टेकन होगा, वो निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रॉनों को चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, मतलब एल लंबाई तय करने में या एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में लगा समय, टी इज इक्वल टू एल अपॉन बी डी। क्यों, ये नंबर 2 हो गया। लिख लीजिए जिसकी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। दूरी चलनी है इलेक्ट्रॉन्स को एल, और किस चाल से किस स्पीड से ट्रेवल होना है उनको, वीडी। ये नंबर 2 आ गया। अतः चालक में प्रवाहित धारा कितनी, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अरे पढ़ा हुआ है भाई, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, रख दीजिए मान। तो आई इज इक्वल टू क्यू हो गया ई इंटू एन इंटू ए इंटू एल अपॉन वीडी, एल अपॉन वीडी। एल एल कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एन ई ए और एक वीडी नीचे से ऊपर, वी पे छोटा सा डी लगाना। तो ये अगली चीज आ गई, आई इक्वल टू एन इंटू ई इंटू ए इंटू, ये नंबर 5 चीज पढ़ दिया आपने। क्या पढ़ दिया भाई, ये रिलेशन आ गया क्या, करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे रिलेशन आ गया। आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। नंबर 5वीं चीज, वेर एन हमने लिखा है, जहां एन बराबर मुक्त एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखा है ऊपर, और इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का या इलेक्ट्रॉनों का आवेश, ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और वीडी हो गया मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग लिखा हुआ है, पहले ही लिखा है हमने। ये एक रिलेशन आ गया। अब हम इसी में और आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या निकाल रहे। चालक के सिरों के बीच हमने विभवांतर भी लगा रखा है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगा रखा है, ये भी लगा रखा है कि नहीं लगा रखा है, भी लगा रखा है। तो हम अनुगमन वेग और विभवांतर में एक रिलेशन भी निकाल देते हैं। इस चालक के सिरों के बीच हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगा रखा है भी, और ये इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे हैं विद वेलोसिटी वीडी। तो हम वीडी एंड कैपिटल वी में एक रिलेशन निकालते हैं। अगला स्टेप देखिएगा, ये देखिए, ये तार है, मतलब चालक है, एक छड़ है, छड़ के तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या ले रखा है हमने, ए। इसकी लेंथ कितनी ले रखी है, एल। इसके यूनिट वॉल्यूम पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, एन। इस चालक के सिरों के बीच हम क्या अप्लाई कर दें भाई, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दें, एक शेल जोड़ दें। मतलब इसके सिरों के बीच हमने एक शेल जोड़ दिया, शेल का टर्मिनल विभवांतर है भी। तो
इसके मैंने इसको क्या माना था, ये टर्मिनल ए, इधर माना था टर्मिनल ए, इधर माना था टर्मिनल बी। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन कहां से चल रहे थे, जिस दिशा में धारा प्रवाहित होती है उसके विपरीत में मुक्त इलेक्ट्रॉन, मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन के चलने के विपरीत में विद्युत धारा बहती है। तो धारा धन सिरे से बैटरी के एनोड से निकली ऐसे होते हुए कैथोड की ओर इंटर करेगी। तो फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे चलेंगे, करंट यदि ऐसे फ्लो कर रही है तो फ्री इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट में, ये पीछे पड़ गया। ठीक है, अच्छा देखिए फिर क्या निकाल देते हैं हम। मैं हेडिंग डाल रहा हूं, क्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, अनुगमन वेग तथा विभवांतर, विभवांतर का मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में संबंध, ये रिलेशन भी पढ़ लेते हैं भाई। फिर आते हैं हम ओम्स लॉ में। इसके बाद क्या निकालना, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं पोटेंशियल डिफरेंस। देखिएगा भाई, बहुत ही आसान है। हमने माना था चालक की लंबाई n, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a, उसके एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n। ठीक हो गया। इसका मतलब चालक के सिरों के बीच हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होएगा। कितना देखें, चालक मतलब कंडक्टर के सिरों के बीच भी विभवांतर लगाने पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस भी, द इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू V अपॉन D पढ़ा था हमने, क्योंकि हमने ऐसा पढ़ा था। ये देखिए दो बिंदु हुए A और B, दो सिरे है ना, इस दो सिरों के बीच हमने पोटेंशियल डिफरेंस इन दो बिंदुओं के बीच V हो गया, एक पे निगेटिव है दूसरे पे पॉजिटिव है, तो पोटेंशियल डिफरेंस V, डिस्टेंस L। तो विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में हमने सेकंड चैप्टर में रिलेशन पढ़ा था, क्या, E इज इक्वल टू V अपॉन L पढ़ा था, क्योंकि विद्युत क्षेत्र बराबर दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर बराबर विद्युत क्षेत्र गुणा दूरी था, विद्युत क्षेत्र बराबर विभवांतर बटा दूरी सब पढ़ा था। तो विद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू कितना हो गया भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड V अपॉन L। नंबर 1। अब इसका मतलब ये चालक किस में स्थित हो गया, विद्युत क्षेत्र में। चालक में कौन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, आवेशित कण है, चार्ज पार्टिकल फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन, जब हम किसी आवेशित कण को विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं तो उस पर लगता है बल। विद्युत क्षेत्र कहां को अप्लाई होगा, देखो ये धन सिरे से ऋण से इधर को, विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे होगी, ऐसे विद्युत क्षेत्र की दिशा हुई धन सिरे से ऋण सिरे की ओर। तभी तो विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन कहां को चल रहे, विद्युत क्षेत्र के विपरीत।
धन आवेशित कण हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलता है और ऋण आवेशित कण हमेशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत चलता है। पीछे पड़ा हुआ है। अब पीछे का रिपीट करूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए पीछे की चीजें क्लियर रखना। तो प्रत्येक चालक में उपस्थित लिख रहा हूं मैं। अतः चालक मीन्स ये कंडक्टर जो है, चालक में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल force appeared by each electron in the conductor. F is equal to कितना भाई? Q into E. F is equal to Q into E पढ़ा है, फिर वही पीछे जाएगा। तो F is equal to Q के बदले E है, इलेक्ट्रॉन है, चार्ज पार्टिकल E इंटू कैपिटल E। कैपिटल E की वैल्यू भी पुट कर दीजिए, V अपॉन L। सो F इज इक्वल टू कितना? स्मॉल e इंटू V अपॉन L नंबर। देखो, चालक के सिरों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ तो चालक में उपस्थित जो चार्ज पार्टिकल है वो फ्री इलेक्ट्रॉन है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर एक बल लगेगा, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन बल का अनुभव करेगा कितना? इतना। तो इसीलिए एक न्यूनतम वेग से ट्रेवल करना शुरू कर देंगे। कहां से? एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो अब हम इनकी गति में त्वरण भी निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉनों की गति में त्वरण, एक्सेलरेशन इन द मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति में त्वरण कितना भाई? ए इज इक्वल टू न्यूटन से सेकंड लॉ, वही एफ हमने निकाला है। एम मास ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ एन फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ए इज इक्वल टू कितना आ गया भाई? ए इज इक्वल टू एफ हमने ई भी अपॉन टू नंबर, थर्ड स्टेप हो गया है, हो गया। आप देखिए, जरा ध्यान दीजिए। जब तक हमने विद्युत विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया था, इस कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन से इरेगुलर मोशन कर रहे थे, जिगजैग मोशन हो रहा था और आपस में टकराते रह रहे थे। टकराने के बाद फिर क्या हो जा रहा था? इलेक्ट्रॉनों का वेग शून्य, दो इलेक्ट्रॉनों का वेग, आपस में दो इलेक्ट्रॉन टकराएंगे, वेग शून्य हो जाएगा। एक क्षण के लिए शून्य होएगा, फिर बढ़ेगा, अधिकतम होएगा, फिर वापस टक्कर होएगी, फिर शून्य हो जाएगा। इस प्रकार से प्रारंभिक औसत वेग हुआ इन इलेक्ट्रॉनों का 0। इनिशियल एवरेज स्पीड ऑफ ईच फ्री इलेक्ट्रॉन इज 0। जब हम इसमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देंगे, तब ये एक रेगुलर स्पीड गेन कर ले रहे हैं, जिसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कह रहे हैं। भीडी वेग से ट्रेवल करना शुरू कर रहे हैं। ये इनका फाइनल स्पीड हो गया। इनिशियल स्पीड क्या मानेंगे? 0 एफ, जो कि जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, तो जो कंडक्टर होते हैं उनमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, उनका एवरेज स्पीड 0 माना जाता है। ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद स्पीड क्या होगी? भीडी। अब आइए फिर गति के प्रथम समीकरण। V इज इक्वल टू U प्लस AT से, फ्रॉम दिस इक्वेशन से, इस समीकरण से, यहां पर V के बदले फाइनल क्या लोगे? VD। U के बदले क्या लोगे? 0।
ए के बदले एक्सेलरेशन ये निकाला है हमने EV/ml, और टी के बदले क्या लोगे, रिलैक्सेशन टाइम हमने पढ़ा था पीछे। इसीलिए हमने छोटी छोटी चीजें चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके लिए छोटी छोटी चीजें पढ़ी थी। क्या? अनियमित वेग, अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इरेगुलर वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलैक्सेशन टाइम और मीन फ्री पाथ। इतनी चीजें मैंने कहा था ये आगे चाहिए हमको। अब रख दें इसमें वैल्यू, तो v के बदले VD इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, a के बदले EV/ml इंटू, ये क्या हो गया भाई, VD एंड V में रिलेशन हो गया। नंबर छठी चीज हो गई है, हमने करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन पढ़ा, I इज इक्वल टू N ये VD। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजें हमें ओम्स लॉ प्रूव करना है अभी। I इज इक्वल टू N ये VD, ये पांचवी चीज, ये चीजें हमको ओम्स लॉ अभी प्रूव करते हैं। और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस में, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशन हो गया, VD इज इक्वल टू EV/ml इंटू टाउ। हियर E चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, V पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल डिफरेंस है, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, L चालक की लंबाई है, टाउ रिलैक्सेशन टाइम है। मैं ये दोनों की मीनिंग अभी नहीं आई, तो जहां M बराबर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान, और टाउ इज इक्वल टू क्या है भाई, श्रांति काल, पीछे पड़ा था श्रांति का रिलैक्सेशन टाइम, टू सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का टाइम है। अब हम आ जाते हैं ओम्स लॉ में और उसको प्रूव भी कर देते हैं। देखिए ओम्स लॉ, ओम्स लॉ में आ जाते हैं। देखिए 10th में सभी ने ओम का पढ़ा है, क्या पढ़ा है भाई, और ये आपका प्रैक्टिकल भी हो। ओम्स लॉ को हम प्रूव भी करेंगे, लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, ठीक। देखिए ये चालक है, इस चालक को हम AB कह रहे हैं, इस चालक के सिरों के बीच हम क्या लगा देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। किसकी सहायता से, रियोस्टेट लगा दिया हमने। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल, पोटेंशियल डिफरेंस धीरे धीरे इंक्रीज कराएंगे। ये रियोस्टेट है, धारा नियंत्रक कहते हैं इसको, आगे पढ़ोगे। और ये है चालक, जो हमने चालक ऐसे दिखा रखा था, ये चालक ऐसे दिखा रखा था, यही है ये। इसका प्रतिरोध होता है, इसका रेजिस्टेंस होता है ये R। यहां से करंट फ्लो होगी ऐसे इस चालक में होते हुए, ऐसे ऐसे। उसको मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे, एक मिली एमीटर या एमीटर लगा देंगे सीरीज में। मिली एमीटर किस में लग जाएगी, सीरीज में। और इस चालक के सिरों के बीच विभवांतर नापना है, तो यहां लगा देंगे एक वोल्ट मीटर। अभी आपने वोल्ट मीटर नहीं देखा है, अमीटर नहीं देखा है, मिली एमीटर नहीं देखा है, इसलिए आप सिंपल सा अभी केवल ओम का नियम समझना, क्योंकि आपको तो प्रैक्टिकल भी करना है, ठीक है। तो ओम का नियम, हम हेडिंग पर आ रहे हैं ओम्स लॉ पे। ओम का नियम, ओम का नियम। ओम एक आदमी था भाई, जर्मन साइंटिस्ट था, ठीक है। उसने नियम दिया, उसको ओम्स लॉ कहते हैं। ओम्स लॉ
क्या है ओम्स लॉ देखिएगा। मैं पहले बिल्कुल सिंपल शब्दों में कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं देखना, सिंपल भाषा में कह रहा हूं। ओम्स लॉ देखिएगा, यदि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में या अवस्थाओं में कोई परिवर्तन न किया जाए तो ये जरूरी कंडीशन है। इफ द फिजिकल कंडीशन ऑफ ए कंडक्टर रिमेन अनचेंज, ये जरूरी शर्त है भाई। अब फिजिकल कंडीशन से क्या हुई भाई, इस चालक के मतलब तार के ताप को बहुत ज्यादा घटाए बढ़ाए नहीं, उसके आकार को बहुत ज्यादा बदले नहीं, उसको दबा करके पिघला करके गोला न बना दे, कोई और शेप ना दे दे, उसका प्रेशर बहुत ज्यादा कम ज्यादा न कर दें, बहुत ज्यादा बढ़ा दें या बहुत कम ना कर दें, मतलब ताप दाब आयतन आदि में कोई परिवर्तन न करें, आकार में भी बहुत ज्यादा परिवर्तन न करें। आकार भी आएगा इसमें, परंतु मेन जो भौतिक अवस्थाएं फिजिकल कंडीशंस होते, टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है, ये ध्यान रखिएगा, न किया जाए तो तब क्या ओम ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, ऐसा एक्सपेरिमेंट किया। तो शब्दों में मैं लिख दे रहा हूं, तो चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर, मतलब टर्मिनल जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा हुआ है, भी चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर, उसमें प्रवाहित धारा I के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। एक लाइन का हो गया। तो ओम ने क्या कह दिया, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन न किया जाए तो उस चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है भाई। भी इज प्रोपोर्शनल आई। ये देखिए, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा हुआ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लो इन द कंडक्टर। इसमें करंट फ्लो हो रही है, करंट को किससे मेजर करेंगे, एमीटर मिली एमीटर से, और इस चालक के सिरों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कम ज्यादा करेंगे, वो कौन मेजर करेगा, वोल्ट मीटर। कम ज्यादा किससे करेंगे, धारा नियंत्रक से। इसको वोल्टेज को कम ज्यादा करने की एक तरीका है, धारा नियंत्रक की सहायता से वोल्टेज को कम ज्यादा करते हैं। इसका मतलब चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर, द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस applied across conductor is directly proportional to the current flow in the conductor। अतः इसका अर्थ सीधा सा हो गया, भी जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है वो भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लो इन द कंडक्टर। भी इज प्रोपोर्शनल है, ये आपने हाई स्कूल में पढ़ा हुआ है। या भी इज इक्वल टू एक प्रोपोर्शनल जब भी हटाते हैं एक कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट को कह देते हैं ये चालक का प्रतिरोध। भी इज इक्वल टू आई आर या आर आई। सो आर इज इक्वल टू भी अपॉन आई। ये ओम्स लॉ है भाई, इतना आपने हाई स्कूल में पढ़ा। आर क्या है, एक कांस्टेंट है, जहां
यहां पर लिख दे रहा, ये छठी चीज आ गई हमारी, नहीं सातवीं चीज आ गई, जहां आर एक नियतांक है, वेयर आर इज ए कांस्टेंट, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। पीछे हमने सेल का आंतरिक प्रतिरोध, परिपथ का बाह्य प्रतिरोध, परिपथ का बाह्य प्रतिरोध का मतलब कंडक्टर का रेजिस्टेंस। अब देखिए ये आर एक कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को ही हम क्या कहेंगे भाई, उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कहलाएगा। इसका मतलब V अपॉन आई ऑलवेज एक कांस्टेंट क्वांटिटी आएगी, द रेशियो ऑफ V एंड आई ऑलवेज ए कांस्टेंट क्वांटिटी व्हिच इज नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर वायर। इसको थोड़ा सा विस्तार में समझने के लिए क्या कर देते हैं भाई, हम चालक के सिरों के बीच विभवांतर जो हम अप्लाई, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं भी, इसका मान धीरे धीरे बढ़ाते हैं। किससे नापेंगे उसको, वोल्टमीटर से। यहां रीडिंग लेते जाएंगे और जो कंडक्टर में करंट फ्लो, पोटेंशियल डिफरेंस हम इंक्रीज कराएंगे तो इस कंडक्टर में जो धारा प्रवाहित हो रही होगी वो भी बढ़ती जाएगी। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे, करंट भी बढ़ती जाएगी। पोटेंशियल डिफरेंस घटाएंगे तो करंट भी बढ़ती जाएगी। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे, करंट बढ़ेगी। पोटेंशियल डिफरेंस घटाएंगे, करंट घटेगी। करंट को मिली एमीटर से नापेंगे और वोल्टेज को किससे नापेंगे, वोल्टमीटर से नापेंगे। फिर हम एक ग्राफ ड्रॉ कर देंगे V और I के बीच, वी गेट ए स्ट्रेट लाइन, हमको एक सरल रेखा मिलेगी। उस सरल रेखा का स्लोप निकाल देंगे। स्लोप किधर को निकालेंगे, टुवर्ड्स करंट एक्सेस। वही स्लोप क्या आ जाएगा, V अपॉन आई, मीन्स रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। देखिएगा इसका अर्थ समझिए। अभी आर की अभी मात्रक और वो फिर लिखते हैं पहले, और अन्य शब्दों में अर्थात इसका दूसरा मीनिंग समझिए। अर्थात चालक के सिरों के बीच लगाए गए, इसका अर्थ है लगाए गए विभवांतर भी वह चालक में प्रवाहित धारा, जो कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है वो के बीच ग्राफ खींचने पर। ये चीजें आपने हाई स्कूल में पढ़ी हुई हैं, हम तो इसको प्रूव करेंगे अभी आगे। ग्राफ खींचने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है। सरल रेखा प्राप्त होती है। जिस सरल रेखा का धारा अक्ष की ओर ढलान, यही लिख दे रहा हूं, ढलान का मतलब प्रवणता होती है, tan थीटा मतलब ढलान, चालक का प्रतिरोध कहलाता है। चालक का प्रतिरोध कहलाता है। इसका और इसका एक ही अर्थ है। अब हम क्या करें, इस वोल्टेज और करंट के बीच एक ग्राफ, इस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्टेज है जो, इसके और इसमें जो करंट फ्लो हो रही है उसके बीच एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमको क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी भाई। ये देखिएगा, एक्स एक्सेस में क्या ले लेते हैं हम, करंट। चलिए इधर को करंट ले लेते हैं, धारा ले लेते हैं आई।
और वाई एक्सेस में क्या ले लेते हैं, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज भी। किधर को, वाई एक्सेस में, ये मूल बिंदु हुआ ओरिजिन। वोल्टेज मैं थोड़ा सा रफ में आपको समझा दूं। रफ में समझाने के लिए क्या कर दें, देखिएगा, देखिए ये देखिएगा, मैं थोड़ा सा रफ में समझा दे रहा हूं पहले। ये वोल्टेज, ये करंट, वोल्टेज जीरो, करंट भी जीरो। वोल्टेज हमने सपोज 1 वोल्ट बढ़ा दिया, 1 वोल्ट, यहां वोल्ट में है, 1 वोल्ट बढ़ाया तो करंट माना 5 मिली एम्पियर आ गई। फिर वोल्टेज को मैंने 2 वोल्ट कर दिया, माना ये 10 मिली एम्पियर आ गई। वोल्टेज बढ़ाते जाइए, 0 से 1, फिर 1 से 2, 2 से फिर 3 वोल्ट, फिर ये माना 15 आ गया। देखो जिस रेशियो में वोल्टेज बढ़ा रहे हैं उसी रेशियो में करंट भी बढ़ा। ये 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से फिर 20, ऐसे फिर 4 वोल्ट करोगे ये 20 मिली एम्पियर आ जाएगी, फिर 5 वोल्ट करोगे ये 25 मिली एम्पियर आ जाएगी, अप टू 100। इट मीन्स क्या, एक रेशियो है, ये रेशियो, वोल्टेज जिस रेशियो में इंक्रीज करा रहे हैं करंट भी उसी रेशियो में इंक्रीज कर रही है। अब ग्राफ ड्रॉ करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो वोल्टेज जीरो, ये देखिएगा वोल्टेज जीरो, करंट भी जीरो। वोल्टेज 1 वोल्ट, करंट 5 मिली एम्पियर। वोल्टेज फिर बढ़ाइए उसी रेशियो में, करंट फिर इंक्रीज कर गई 10 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर। अब ग्राफ खींचना तो सीखना पड़ेगा आपको, ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए। फिर वोल्टेज आपने 3 वोल्ट करा तो करंट और बढ़ गई उसी रेशियो। फिर 4 वोल्ट करा तो और एक स्ट्रेट लाइन आ गई ऐसे अप टू 100। इस स्ट्रेट लाइन को चलिए ओ ए कह देते हैं, ओ ए। और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए कहां, एक्स एक्सेस में, इसको मैं बी कह देता हूं। ये करंट एक्सेस ये है, ये और ये है इधर को ढलान, सपोज ये थीटा है, इसका स्लोप टुवर्ड्स करंट एक्सेस, यही रेजिस्टेंस कहलाता है। तो tan थीटा क्या, त्रिभुज ओ ए बी से, इस ट्रायंगल से tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बट्टा आधार, ए बी अपॉन ओ बी। tan थीटा इज इक्वल टू, ए बी कितना है, ए बी 0 to V, 0 to वोल्टेज हमने कितना करा, ए बी का मतलब 0 to V करा, V अपॉन ओ बी, करंट कितनी हुई 0 to I, I। इस tan थीटा को ही क्या कह देंगे, R, R इज इक्वल टू V अपॉन I। वेर, यहां लिख देता हूं, वेर जहां tan थीटा इज इक्वल टू R, तो ये ओम्स लॉ, ये पहले शब्दों में हो गया क्या, यदि किसी चालक की, एक लाइन का, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए तो उस चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई across a conductor is directly proportional to the current flow in the conductor. V is proportional I, V is equal to I, एक कांस्टेंट आएगा I R, R is equal to V अपॉन I। ये R एक कांस्टेंट है, इसको कंडक्टर का रेजिस्टेंस कहते हैं पहले शब्दों में। इसका मीनिंग ये हुआ कि चालक के सिरों के बीच विभवांतर और उस चालक में प्रवाहित धारा के बीच क्या करोगे आप, ग्राफ ड्रॉ करोगे। जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, जैसे मैंने समझाया, पोटेंशियल डिफरेंस धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो करंट जो फ्लो होगी उस कंडक्टर में वो भी धीरे धीरे उसी रेशियो में इंक्रीज करते जाएगी। आप पोटेंशियल डिफरेंस और करंट में ग्राफ ड्रॉ कर दोगे, स्ट्रेट लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी तो उसकी करंट टुवर्ड्स करंट एक्सेस जो स्लोप होएगा वो टेंजेंट, वो प्रवणता tan थीटा रेजिस्टेंस होता है। तो tan थीटा इज इक्वल टू R, R इज इक्वल टू V अपॉन I आ गया हमारा ओम्स लॉ हो गया भाई। अच्छा सपोज हम इधर को वोल्टेज लेते, इधर को करंट लेते, तब इसका स्लोप किधर को लेते, टुवर्ड्स करंट एक्सेस। इधर को यदि हम करंट लेते, इधर को वोल्टेज लेते, तब स्लोप लेते उधर को। ओके,
ये ओम्स लॉ, ठीक है। अब ओम्स लॉ को कौन कौन से सर्किट फॉलो करते हैं? ऐसे सर्किट जिनमें पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट जो फ्लो हो रही है, जैसे चालक, जितने चालक हैं लगभग वो सबके सब ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। मतलब भी और आई के बीच जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो स्ट्रेट लाइन आएगी। स्ट्रेट लाइन आएगी तो इसका मतलब ओम के नियम का वो पालन कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं ओम्स लॉ। इतना तक आपने हाई स्कूल में पढ़ा था, तो अब हम प्रूफ निकाल देते हैं। क्या कर दें? ओम के नियम को प्रूफ कर देते हैं, ओम के नियम का सत्य। यहां तक तो आपने पढ़ा है 10th में। अब तो हमको तो इसको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? V अपॉन आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जहां आर क्या है? एक कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है। इस कॉन्स्टेंट V अपॉन आई को हमको कॉन्स्टेंट प्रूव करना है। अब कब प्रूफ करना है? जब उसकी भौतिक अवस्था में कोई भी चेंज ना हो। चलिए आगे। यहां आने से भी पहले कुछ और चीज। सबसे पहले प्रतिरोध का मात्रक। प्रतिरोध का मात्रक अदिश राशि है। प्रतिरोध का मात्रक, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, मात्रक, यूनिट ऑफ आर लिख देता हूं मैं शॉर्ट में। ऐसा यूनिट मात्रक। देखिए आर इज इक्वल टू V अपॉन आई है भाई। मीन्स आर का मात्रक हो गया, इस V को हम लिखते हैं W अपॉन Q, पोटेंशियल डिफरेंस। I बराबर Q अपॉन T। अरे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, I इज इक्वल टू Q अपॉन T, या I को आप I ही रहने दीजिए, I को I ही रहने दीजिए, या I इज इक्वल टू Q अपॉन T ऊपर चले गया। अब Q इज इक्वल टू, फिर से Q इज इक्वल टू IT होता है, क्योंकि यहां पर इसको भी हमने Q के फॉर्म पे बदला तो ऐसा आ गया। W इंटू T अपॉन Q इज इक्वल टू IT, तो I स्क्वायर T स्क्वायर, ये Q स्क्वायर आ गया। तो ये आ गया भाई W इंटू W अपॉन आई स्क्वायर इंटू टी। एक टी कैंसिल हो गया। अब W तो यूनिट आ गया भाई। क्या यूनिट आ गया? जूल। जूल एम्पियर स्क्वायर सेकेंड। वैसे वोल्ट प्रति एम्पियर, यहीं से यदि कह दोगे वोल्ट प्रति एम्पियर, उसको ओम कहते हैं। क्या कहते हैं? ओम। तो जूल प्रति एम्पियर सेकेंड और वोल्ट प्रति एम्पियर और ओम, यह है एसआई मात्रक। क्या? जूल प्रति एम्पियर स्क्वायर प्रति सेकेंड या वोल्ट प्रति एम्पियर। इस वोल्ट प्रति एम्पियर को ही ओम कहते हैं। तो वैसे सिंपली आप ऐसा कह देना, आर का मात्रक ओम। ओम आर का मात्रक क्या हो गया? ओम, या वोल्ट प्रति एम्पियर। वोल्ट प्रति एम्पियर, या फिर आना, या इसको बाद में आना, जूल प्रति एम्पियर स्क्वायर सेकेंड। ये ऐसा ही यूनिट हो गया। इसके अलावा अदर यूनिट्स मिली ओम, माइक्रो ओम, किलो ओम, छोटे मात्रक, अन्य मात्रक, अदर यूनिट्स अन्य मात्रक। क्या? 1 मिली ओम 10 की पावर -3 ओम। ओम का साइन ऐसा भी होता है भाई, ओम को हम ऐसा भी लिखेंगे बाद में। 1 माइक्रो ओम, माइक्रो ओम, ये मिली ओम, ये 10 की पावर -6 ओम।
अब इससे बड़े मात्रक आते हैं भाई, 1 किलो क्या ये लो किलो ओम, 10⁻³ ओम, और 1 मेगा ओम, 10⁻6 ओम, अप टू टेरा ओम। ये छोटे बड़े। और इसकी बीमा भी लिख दीजिए, बीमा डायमेंशन। डायमेंशन क्या आ गई भाई, देखिए R इज इक्वल टू V अपॉन आई इज इक्वल टू, और आगे बढ़िए, V इज इक्वल टू W अपॉन Q इंटू I का मान भी रख दिया या Q का मान रख दिया, W अपॉन Q का मान रख देना I इंटू T इंटू I। तो R इज इक्वल टू W अपॉन I स्क्वायर T। तो ये आ गया W जूल, जूल का मतलब जूल पर एम्पियर स्क्वायर सेकेंड। अब डायमेंशन रखने के लिए जूल का मतलब kg m l 2t-2, जूल का अर्थ ये होता था, पढ़ा हुआ है आपने। अपॉन एम्पियर स्क्वायर का मतलब a⁻², सेकंड का मतलब t। सबको एक साथ कर दीजिए तो आ जाएगा क्या, m⁻1 l⁻2 t⁻³ और a⁻²। ये डायमेंशन हो गई रेजिस्टेंस की। वोल्ट प्रति एम्पियर को ओम के ही नाम से, जो ओम्स लॉ था, ओम के नाम से इसका एक मात्रक ओम भी कह दिया। वोल्ट प्रति एम्पियर को ओम भी कह दिया। ये हो गया प्रतिरोध का। अब हम क्या करते हैं, ओम्स लॉ को प्रूफ करते हैं। देखिए ओम के नियम का सत्यापन भी कर देते हैं भाई, जल्दी से देखिएगा 1 मिनट में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम के नियम का सत्यापन प्रूफ करते हैं भाई, प्रूफ ऑफ द ओम्स लॉ। ये देखिए, चूंकि I इज इक्वल टू NE/AV/d हमने निकाला है, नंबर 1 फर्स्ट स्टेप करेंगे। और VD इज इक्वल टू, देखिए हमने अनुगमन वेग और विभवांतर तथा अनुगमन वेग और विभवांतर में भी संबंध निकाला है। ये देखिए क्या निकाला था हमने, अनुगमन वेग और विभवांतर में संबंध। ये देखिए धारा और अनुगमन वेग में संबंध निकाला, I इज इक्वल टू NE/AV/d निकाला। नंबर 5वीं चीज निकाली थी हमने, इसको फर्स्ट स्टेप कह दिया। और दूसरा हमने अनुगमन वेग और विद्युत टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशन निकाल दिया, छठी चीज कह दिया था इसको। अब देखिएगा फिर, VD इज इक्वल टू हमने निकाला है EV अपॉन M इंटू L इंटू टाउ। नंबर सेकंड स्टेप करना इसको। अब ये VD की वैल्यू या तो यहां पुट कर दीजिए, या फर्स्ट से VD इज इक्वल टू फर्स्ट समीकरण से VD इज इक्वल टू क्या आ गया, I अपॉन NE। चलिए इसको थर्ड कर देते हैं, वही फर्स्ट ही हुआ ये भी। अब VD सेम हो गया, सेकंड और थर्ड को देखिए, 2 व 3 से देखिए क्या हो गया, EV अपॉन ML इंटू टाउ इज इक्वल टू I अपॉन
एन ई ए। हमको क्या निकालना है? V अपॉन आई अलग करना है। अरे भाई ओम्स लॉ है, V अपॉन आई इज इक्वल टू नियतांक कांस्टेंट, R जिसको कह रहे थे R, वो चालक का रेजिस्टेंस है। तो V अपॉन आई, V है इधर, ये देखिए V इधर है, यहां से I इसके नीचे ले आए, V अपॉन आई इज शेष चीजें सब उधर भेज दीजिए। M L ऊपर गया अपॉन N E A था यहां, और एक ई और आया, एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ भी नीचे आया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। V अपॉन आई इज इक्वल टू M अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, एक साथ कर देना, L अपॉन ए अलग कर देना। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया भाई। क्या? यदि चालक की भौतिक अवस्था हूं मैं, कोई परिवर्तन न हो, कोई परिवर्तन न हो, तो M अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ L अपॉन ए इज इक्वल टू नियतांक। क्यों नियतांक रहेगा? सुनिए, M मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये बदलना नहीं है, ताप दाब बढ़ा देंगे, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन का आवेश, रिलैक्सेशन टाइम भी नहीं बदलता भाई, लेंथ भी नहीं बदलेगी, एरिया भी नहीं, पूरी चीज कांस्टेंट रहेगी। इस नियतांक को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। चालक का, दिस कांस्टेंट इज नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, चालक का प्रतिरोध कहते हैं। अतः R इज इक्वल टू M अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ L अपॉन ए, ये रेजिस्टेंस हुआ भाई। नंबर, इसको सातवीं चीज कह लेना, 6 तक पढ़ा था हमने, नंबर 7। और एक बात और करना, इसका मतलब इसको चौथी चीज कहे, चौथे और सातवें दो। अतः V अपॉन आई इज इक्वल टू नियतांक। ये नियतांक हो गया R। ये ओम के नियम का क्या हो गया? सत्यापन। ओम के नियम का सत्यापन हो गया। तो एक लाइन और आगे बढ़ रहा हूं मैं, एक लाइन में और आगे बढ़ रहा हूं, देखना, एक लाइन और आगे बढ़ता हूं। यदि चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन किया जाए, परिवर्तन कर देते हैं, चलिए तब क्या होगा देखा, परिवर्तन किया जाता है तो तब देखना, परिवर्तन कर देंगे तो हमने V अपॉन आई जो R है इज इक्वल टू M अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ L अपॉन ए, ये निकाला था। तो हमने R बराबर क्या कह दिया था? V अपॉन आई का मतलब R बराबर हमने कह दिया था M अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ L अपॉन ए कह दिया। ये सातवीं चीज कह रखी थी हमने, ये सातवीं चीज आई थी हमारी। भौतिक अवस्था में परिवर्तन करते, भौतिक अवस्था में
भौतिक अवस्था में परिवर्तन करने पर, में परिवर्तन करने पर यदि फिजिकल कंडीशंस को हम चेंज करेंगे, टेम्परेचर, प्रेशर आदि को हम बदल देंगे, तब भी मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ये नहीं चेंज होगा। एन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी है वो भी कम ज्यादा नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन का आवेश भी कम नहीं होगी, रिलैक्सेशन टाइम भी कम ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम इज इक्वल टू मीन फ्री पाथ अपॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम इसलिए चेंज नहीं होगा, ये देख लेना, टाउ इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन वी डी होगा, वी एवरेज लिख देता हूं मैं, क्योंकि लैम्डा बढ़ेगा तो एवरेज भी बढ़ेगा, लैम्डा घटेगा तो एवरेज भी घटेगा, इसलिए टी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा परिवर्तन करने पर एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इज इक्वल टू नियतांक। ये तब भी नियतांक रहेगा भाई, ताप दाब आदि बदल दें, इसे 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 चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, मतलब प्रतिरोधकता, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, विशिष्ट प्रतिरोधकता कहते हैं इसको, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। आपकी बुक्स में सॉरी रेस्टिविटी इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेस्टिविटी, RESISTIVITY, रेस्टिविटी, स्पेसिफिक रेस्टिविटी। अब देखिएगा फिर, तो ये फिर भी कांस्टेंट रहेगा, तो m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, दिस इज नोन एज रेस्टिविटी, रो नंबर 8। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं भाई। अब यहां साथ में रख दीजिए, सो R इज इक्वल टू किससे, 7 और 8 से, 7 एवं 8 से क्या हो जाएगा भाई, R इज इक्वल टू इसके बदले रो रख दीजिए, रो एल अपॉन ए, ये एक नई चीज आ गई, नंबर 9 आ गया, सो R इज प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए। आज यहीं पर खत्म करेंगे क्योंकि लंबा लेक्चर हो रहा है। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं थोड़ा सा, हमने क्या निकाला भाई, ओम्स लॉ को प्रूव करा। तो ओम्स लॉ को प्रूव करने के लिए हमने कहां से शुरू करा, देखिएगा, हम पीछे पढ़ चुके हैं, अनुगमन वेग और करंट में रिलेशन पढ़े हैं, I इज इक्वल टू एन, ये वीडी निकाल चुके हैं पीछे, नंबर 1 कर देना। और दूसरा रिलेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर पढ़ चुके हैं, VD इज इक्वल टू EV अपॉन ML इंटू टाउ, ये पढ़ चुके हैं। इन दोनों समीकरण से या तो इससे VD अलग कर लेना, VD इज इक्वल टू फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन VD इज इक्वल टू I अपॉन N, ये आ गया। अब ये सेकंड और थर्ड को देखना है, VD लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे, आपने मान रख दिया तो V अपॉन I इज इक्वल टू दिस थिंग निकल आई। क्या निकल आया, V अपॉन I इज इक्वल टू M अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ L अपॉन ए। अब यदि कंडक्टर की भौतिक फिजिकल कंडीशंस को अनचेंज करें, वो किसी भी प्रकार का परिवर्तन ना हो, भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन ना हो, तब M अपॉन एन ई, देखिए M N E टाउ L A, ये सब के सब कोई बदलेंगे नहीं, कांस्टेंट रहेंगे। तो ये कांस्टेंट क्वांटिटी हुई। इस कांस्टेंट क्वांटिटी को कहते हैं रेजिस्टेंस, इसी कांस्टेंट क्वांटिटी को कहते हैं चालक का रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, R बराबर M अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ L अपॉन ए, इसको सातवीं चीज कहते हैं। तो V अपॉन I इज इक्वल टू कांस्टेंट आ गया R, नियतांक आ गया R बराबर ये चीज होगी, ओम का नियम प्रूव। यह ओम के नियम का क्या हो गया, सत्यापन हो गया। फिर इसी में आगे बढ़ रहे हैं हम, क्या, यदि चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन कर दिया जाए। देखो ओम
हमने ये प्रूव करा था V अपॉन आई इज इक्वल टू M अपॉन एन स्क्वायर टाउ L अपॉन ए, यहां तक आए थे। यदि फिजिकल कंडीशंस चेंज हूं तो इतनी चीज को हम R कह रहे थे, चेंज होंगे तो L, माना तार को गर्म कर दे, लंबाई बढ़ जाएगी, क्षेत्रफल भी बदल जाएगा। लंबाई और क्षेत्रफल में तो परिवर्तन हो जाएगा, परंतु उसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान है, मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का आवेश है, चार्ज है, और रिलैक्सेशन टाइम भी नहीं बदलता है। क्यों नहीं बदलता है, मैंने जिक्र कर दिया। तो इतनी चीज तब भी कांस्टेंट रहेगी। इस कांस्टेंट को कहते हैं रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। चालक का क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध, या आपकी बुक में लिखा होगा रेसिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी। तो इसको रो से डिनोट कर देते हैं, एम अपॉन एन स्क्वायर टाउ इज इक्वल टू रो। फिर इसका मान यहां रख दीजिए, या 8 से एम अपॉन एन स्क्वायर टाउ आर इज इक्वल टू एम अपॉन एन स्क्वायर टाउ एल अपॉन, इसके बदले रो रख दीजिए, तो आर इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। ये तो फिर भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्वांटिटी है रो। सो आर इज प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए। आज इतना ही डिस्कस करेंगे, शेष कल के लिए छोड़ते हैं, अगले लेक्चर में आएंगे, क्योंकि इसमें से बहुत सारा डिस्कस अभी हमको करना है, क्योंकि इसमें बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। शेष कल के लिए, आज के लिए इतना ही।